Hello friends, once again welcome to Shri Krishna IAS. This is the second lecture in the lecture series of economics for UPSC prelims and mains. आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कार्डिनल यूटिलिटी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार उस लेक्चर को देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। आज के लेक्चर का हमारा फोकस होने वाला है ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको आप नंबर्स की टर्म में डिनोट नहीं करते हैं जैसा आप कार्डिनल यूटिलिटी में करते थे। कार्डिनल यूटिलिटी में हमारा कंसेप्ट यही था कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन अचीव होती है उसको आप एक इंटीजर से डिनोट कर दीजिए। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप ऐसा नहीं करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लेते हैं, उन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम बंडल बोलते हैं और उनको हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सा बंडल कंज्यूमर के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है। जो बंडल उसके लिए जितना ज़्यादा प्रेफर्ड होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी बंडल्स उसको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं वो हम सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं। वो बंडल्स सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर के पर्पस के लिए जो हम हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन होंगे उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हमारा जो बंडल होगा उसके अंदर केवल दो गुड्स होंगे। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसके अंदर केवल मैंने दो कमोडिटीज दी हुई है, कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2। ये नंबर ऑफ बंडल्स है मेरे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर उनका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स उनके अंदर है। अच्छा, इनडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व कुछ नहीं होता, सिंपली जब आप इन कमोडिटीज की यूनिट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। लेट्स से आपने इसको एक्स एक्सिस अज्यूम करा और इसको वाई एक्सिस अज्यूम करा और जब आप इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद जब इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे तो जो कर्व आपको मिलेगा उसे आप इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द कंज्यूमर इज सेट टू बी इंडिफरेंट ऑन डिफरेंट बंडल्स। इसका मतलब क्या है? एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी बंडल्स लाए करते हैं वो सब कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। या इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि जो भी बंडल्स कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देंगे वो एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करेंगे। ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी। आगे समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है और वहां पर दो कमोडिटीज इन्वॉल्व हैं, तो अगर उसे एक कमोडिटी का कुछ ज्यादा यूनिट चाहिए तो उसे सेकंड कमोडिटी का कुछ यूनिट लूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स सेटिस्फेक्शन लेवल, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखिए यहाँ पर इस टेबल में देखिए क्या हो रहा है। इस टेबल में ये आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जैसे ही कमोडिटी 2 का उसे एक एक्स्ट्रा यूनिट मिला, जैसे ही कमोडिटी 2 का कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा यूनिट मिला उसे कमोडिटी 1 के 4 यूनिट्स को छोड़ना पड़ा, उसे कमोडिटी 1 के 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेम जब उसने एक और यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करा तो उसे कमोडिटी 1 के 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये जो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस है इसे ही आप बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसके साथ एक लॉ एसोसिएट होता है जिसे आप बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेक्रीफाइस है वो एवरी गेन के साथ कम होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो सेक्रीफाइस करने का जो रेट है वो यहाँ पर गेनिंग के साथ कम हो जाएगा। पहले आप कमोडिटी 2 की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए 4 यूनिट्स तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप एक यूनिट के लिए केवल एक ही यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर के लिए दोनों ही कमोडिटीज इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे कमोडिटी 1 की यूनिट्स उसके पास कम होती चली जाएंगी उतनी ही ज्यादा उन यूनिट से ड्राइव होने वाली सेटिस्फेक्शन उसके लिए बढ़ती चली जाएगी। और जब उन यूनिट से ड्राइव होने वाली सेटिस्फेक्शन उसके लिए बढ़ती चली जाएगी तो उन यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना उसके लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो
एज द गेनिंग इंक्रीज, सो रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इस लॉ को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि जब तक इन कॉम्बिनेशंस के बीच में गेनिंग एंड सेक्रीफाइस चल रहा है, यानी कि जब आप कुछ सेक्रीफाइस करके गेन कर रहे हैं, तब तक ये सारे बंडल्स कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देंगे। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो गया कि पहले आपके पास अवेलेबल थे कमोडिटी 2 का 1 यूनिट एंड कमोडिटी 1 के 12 यूनिट, ठीक है, और आपने एक यूनिट गेन कर लिया विदाउट एनी सेक्रीफाइस ऑफ द कमोडिटी 1, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बंडल है वो इस वाले बंडल के कंपैरिजन में हायर लेवल पर होगा और ये लोअर लेवल पर होगा। इसका मतलब ये जो बंडल है 212 का जो बंडल है वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू द बंडल ऑफ 112, और ये बंडल हायर इंडिफरेंट कर्व के ऊपर लाई करेगा, यानी कि अगर 112 आपका इस कर्व के ऊपर लाई करेगा तो 212 आपका इससे ऊपर वाले कर्व के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है। देखिए वही चीज लिखी हुई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स दैट कस्टमर हैज टू फॉरगो मतलब सेक्रीफाइस जो वो करेगा in order to get an additional commodity y so that her total utility being same। यहाँ पर देखा, इसके ऊपर फोकस करिएगा कि her total utility being same, उसकी total utility same रहने वाली है। ठीक है, अगर उसको कुछ एडिशनल यूनिट के लिए अगर उसको कुछ फॉरगो नहीं करना पड़ा ना, तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक कमोडिटी का आपको कुछ गवाना नहीं पड़ रहा और आपको दूसरी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट भी मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपको अचीव होने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा उसमें अपने आप ही। ठीक है, अब MRS diminishes with the increase in the number of commodity Y, ये मैंने आपको बता ही दिया कि MRS डिक्रीज क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता क्यों है, क्योंकि जो भी कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना उसकी यूनिट्स कम होती चली जाएंगी उतना ही उन यूनिट से डिराइव होने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए ये चीज लिखी भी हुई है इन प्रॉपर वर्ड्स, विद इंक्रीज इन कमोडिटी वाई द कंज्यूमर विल फील द इंक्लिनेशन टू सेक्रीफाइस स्मॉल एंड स्मॉलर अमाउंट्स of commodity X. This tendency of MRS to fall with increase in quantity of commodity Y is called law of diminishing marginal rate of substitution। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये टेबल है, इसको आप बनाकर देख सकते हैं। जब आप इसको प्लॉट करेंगे एक ग्राफ के ऊपर तो ये कर्व बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो परफेक्ट होता, परफेक्ट मतलब यहाँ पर भी +1 होता और लेट से यहाँ पर भी -1 होता, हमेशा अगर ऐसा ही होता, यानी कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों साइड पर सेम होता कि आपको एक यूनिट मिलती है एक यूनिट के बदले, तो आपका कर्व कुछ ऐसा बनता, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती। ठीक है, कर्व जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो परफेक्ट नहीं है, सेम क्वांटिटी गेन और सेम क्वांटिटी लूज नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका कर्व इस तरीके से बनता है और ये यहाँ पर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इनडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और वहीं पर अगर ये सब्स्टिट्यूशन, अगर ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट होता, यानी कि +1 और -1 होता, या +2 और -2 होता, या +3 और -3 होता, कुछ भी होता है इस तरीके से, मतलब सेम नंबर ऑफ यूनिट्स फॉरगो होता और सेम नंबर ऑफ यूनिट्स का गेन होता, तो कर्व आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता इस तरीके से। देखिए, शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, if two commodities are perfect substitute of each other then indifference curve will be a straight line। मैंने आपको भी बताया इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर ये सिस्टम एरर है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। भले ही आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेट्स से कि कोई XY कमोडिटीज थी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन था 1 2 देन 2 1, आप इसी को ड्रॉ करके देख लीजिएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी देखेंगे जहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है, शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, लेकिन अगर कमोडिटीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। चलिए अब देखते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस किसे कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कुछ नहीं होता, इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, देखिए
एक कॉम्बिनेशन है ए, लेट्स से 2 and 4, दूसरा कॉम्बिनेशन है बी 2 and 5, तीसरा कॉम्बिनेशन है क्या सी, लेट्स से 2 and 6। देखिए, जब आपको एक कमोडिटी को बिना लूज करे हुए दूसरी कमोडिटीज के एडिशनल यूनिट्स मिल रहे हैं, तो जहां पर भी आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे होंगे वो कमोडिटी, वो बंडल आपके लिए ज्यादा प्रेफर्ड होगा। इसको बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसको मैं और इजी कर देता हूँ, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक बंडल अवेलेबल है ए 2,5 और दूसरा बंडल अवेलेबल है बी 3,6, तो आप कौन सा बंडल चूज करना पसंद करेंगे? बी, क्योंकि ये आपको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। और ये बंडल एक लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करेगा और ये एक हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पर एक चीज सिंपल सी आप ये समझ लीजिए कि जो बंडल्स कम सेटिस्फेक्शन देते हैं वो लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं, जो बंडल्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं वो हायर इंडिफरेंस कर्व। देखिए, यहाँ पर ये 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं IC1, IC2 एंड IC3। IC मतलब IC स्टैंड्स फॉर इंडिफरेंस कर्व। सो IC1 पर जो बंडल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पर इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो बंडल्स एग्जिस्ट करेंगे, वो ये जो नीचे वाले दोनों कर्व हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। यहाँ पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो मोर होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IC2 एंड IC3। तो जितना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही हायर आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउनवर्ड होता है। कैसे? इस तरीके से बनते हैं, इसको डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, सेक्रीफाइस करने का रेट हमेशा कम होता चला जाएगा। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जितनी कम आपके पास उसकी यूनिट्स बचेंगी उतना ही उससे ज्यादा उससे डिराइव होने वाला सेटिस्फेक्शन आपके लिए ज्यादा होगा। तो उस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है और वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो जाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ऑब्वियसली देख लीजिए, अगर एक कॉम्बिनेशन है 2-4 और एक कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, तो जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो 2-4 कॉम्बिनेशन कहीं यहाँ लाई करना चाहिए। लेट्स से ये 2-4 कॉम्बिनेशन है ए, वो कहीं यहाँ लाई करेगा, और ये है अगर बी तो वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा बी। तो ये ऑब्वियसली कहाँ पर? एक हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करेगा। जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखेंगे ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो ये हमारी उस प्रॉपर्टी को फेल कर देता है दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट ऑन द सेम कंज्यूमर इज डिफरेंट ऑन द सेम इंडिफरेंट कर्व। यानी कि जो एक इंडिफरेंट कर्व के ऊपर जो बंडल्स लाए करते हैं वो सारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो बंडल्स लाए करते हैं वो सारे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये हमारी उस वाली थ्योरी को फेल कर देते हैं। सो इसी चीज को ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक कर्व है IC1, इसको कर्व को मैंने नाम दिया IC1। ये एक दूसरा कर्व है IC2, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B, इस पॉइंट को नाम दिया C। देखिए, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट C IC1 के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब A की जो यूटिलिटी होगी वो C की यूटिलिटी के बराबर होगी। सिमिलरली A और B IC2 के ऊपर लाई कर रहे हैं, सो A और B से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी? वो सेम होगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो भी बंडल्स सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो उस हिसाब से बिकॉज A से मिलने वाली यूटिलिटी C के बराबर है और A से मिलने वाली यूटिलिटी B के बराबर है, सो B से मिलने वाली यूटिलिटी C के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि B और C तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। B और C क्या है? वो अलग अलग
बी और सी अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो बंडल्स अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करें और वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे दें, क्योंकि हमारा अजम्पशन स्टार्टिंग से क्या है, हम यही अज्यूम करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में कि जो भी बंडल सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो आई गेस आज के लेक्चर में हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो आपको क्लियर हुई होंगी। कोई बहुत इसमें कुछ है नहीं। इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं बजट के अंदर। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंज्यूमर का बजट डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व को, इंडिफरेंस कर्व का और ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का, इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी में चीज़ें पढ़ी थी उनका भी हम एप्लीकेशन करेंगे। कहाँ पर? जब हम कंज्यूमर के बजट को डिस्कस करेंगे, उसका इनकम और उसका बजट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो आपका टास्क अब ये होगा कि आप लोगों ने पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एनसीईआरटी का जो आपका डिमांड एंड यूटिलिटी का चैप्टर है, उस चैप्टर को आप एटलीस्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज तक पढ़ लें अच्छे से, ताकि ये जो मैंने दो लेक्चर लिए हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी समझाया था और लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी समझाया है, वो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और जो बुकिश लैंग्वेज है उसको आप पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और उनको अच्छे से लिख सकें। सो आई होप कि अब ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ यूट्यूब पर हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this lecture, and you can contact us on this WhatsApp number for our courses which are available with the Shri Krishna IAS, and also you can email us on this email address.